नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। और आज का हमारा जो सेट होने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जो भी अपना साहित्य में कवि उठाते हैं उसे पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। और इससे पहले हम अपने इसी तरह से 2 से 3 बार कवि कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के हैं, और फिर से हमने अपना ये रिदम बनाया है। अब इस बार जो भी कवि होगा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है? कौन सी रचना है जो मंगलेश डबराल जी की नहीं है? पहला दिया गया है अपराजिता, पिता का चश्मा, एक बार आयोबा, उसके बाद पहाड़ पर लाल। कौन सी रचना जो मंगलेश डबराल जी की नहीं है? तो बताना। अपराजिता इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मंगलेश डबराल जी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको अपना कंप्लीट करते हैं पहले ही अपने क्वेश्चन के साथ। अब देखो, जो क्वेश्चन है मंगलेश डबराल जी से, इतने ही क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर कोई क्वेश्चन इनसे नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। 1948 में इनका जन्म हुआ। कहा? काफल पानी, टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, यहाँ से इनका संबंध है। मृत्यु कब होती है? 2020 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। 48 से 20 तक का इनका सफर रहा। इन्हें पुरस्कार दिया गया 2000 में। इन्हें कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हम जो देखते हैं के लिए। इनकी महत्वपूर्ण रचना है हम जो देखते हैं, इसके लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं इनकी जो कविताएं और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखो, बहुत महत्वपूर्ण है पहाड़ पर लालटेन, उसके बाद घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, अत्याचारियों की थकान, उसके बाद फिर आया अत्याचारियों के प्रमाण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य कविताएं जैसे दी गई है। संगतकार, तानाशाह, पिता का चश्मा, पहाड़ से मैदान। एक है पहाड़ पर लालटेन, दूसरी पहाड़ से मैदान, समय नहीं है, गुलामी, अंतराल। नेक्स्ट, केशव अनुरागी, पत्तों की मृत्यु। नेक्स्ट, बच्चों के लिए एक चिट्ठी, घर शांत है, खोई हुई चीज, गुमशुदा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। आगे दिया गया है चांद की कविता, बारिश, मैं चाहता हूं, हत्यारों का घोषणा पत्र, सोते जागते, सुबह की नींद, उसका टॉर्च और मोबाइल। टॉर्च और मोबाइल एक साथ याद कर लेना। अब देखो, इनका एक यात्रा वृतांत भी है, एक बार आयोबा। और गद्य संग्रह जो पूछा जाता है इनका, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। ये सारी जानकारी है, एक ही क्वेश्चन में आपको सब चीजें मिल गई मंगलेश डबराल जी के बारे में। कहां से संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखना। इसी तरह से हम अपना कवियों को अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया था मंगलेश डबराल जी के बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा पत्र लेखन से। और क्या पूछा गया है इसमें? कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, जो कार्यालय पत्र होते हैं उनकी भाषा क्या होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया है काव्यात्मक, सरल भाषा, उसके बाद बोलचाल की भाषा या औपचारिक भाषा। तो क्या हो जाएगा आंसर? जो हमारे कार्यालय पत्रों की भाषा होती है कैसी होती है? औपचारिक भाषा होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इसमें से मुख्यतः किन के बीच किया जाता है? बताइए। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है इसका जो आवागमन किया जाता है, इसका जो व्यवहारिक रूप देखा जाता है, किन के मध्य देखा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर ए में शासकीय अधिकारियों के बीच, उच्च अधिकारी का कनिष्ठ के साथ, या अध्यापक और छात्रों के बीच, उसके बाद आपसी घनिष्ठ संबंधों के बीच। बताइए, जो अर्ध सरकारी होता है किसके बीच किया जाता है? तो ये किया जाता है जो हमारे शासकीय अधिकारी होते हैं और बराबर के अधिकारी होते हैं, बराबर बराबर पायदान पर, उनके बीच किया जाता है इसका आदान प्रदान। ठीक है,
अर्ध सरकारी पत्र के बारे में याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्राकृतिक स्वर में शामिल नहीं किया जाता। बताइए, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं हर बार हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो आपको नए देखने को मिलते हैं। बताइए, प्राकृतिक स्वर में शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो बताना। प्राकृतिक स्वर होते हैं जो हमारे मूल स्वर होते हैं। अब मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला ए आता है, उसके बाद ई, नेक्स्ट उ और लास्ट में री। ये क्या है? हमारे चारों मूल स्वर होते हैं और इन्हें ही क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक स्वर बोलते हैं। इन चारों को ही अन्य नाम एक मात्रिक भी है। एक मात्रिक भी इन्हें ही बोला जाता है। तो यहां पूछा गया प्राकृतिक अगर होता एक मात्रिक तो भी यही थे और मूल स्वर तो भी यही थे, तो कौन सा नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज जो होता है हमारा ये प्राकृतिक या मूल स्वर में नहीं आता, तो ये क्या होता है? ये हमारा दीर्घ स्वर होता है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? धान बाल झुकच मंडुआ बालो ठनिच। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? धान की जो बाल होती है वो झुक जाती है और मंडुआ जो मोटा अनाज होता है उसकी बाल जो होती है सीधी खड़ी रहती है। धान की बाल तो झुक जाती है जबकि मंडुआ की बाल क्या होती है? वो सीधी खड़ी रहती है। इसका क्या हमारा सेंस निकलेगा? तो बताना। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह सहनशीलता दिखाते हैं और जो घमंडी होते हैं वो अक्ल दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। गुणवान व्यक्ति सहनशीलता दिखाते हैं, अर्थात धान की बाल झुक जाती है और मंडुआ की बाल क्या होती है? सीधी ही खड़ी रहती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया, ये भी हमारा लोकोक्ति से। हर प्रैक्टिस सेट में हमारी लोकोक्ति 100% आती है। देखिए क्या दिया गया है? ककाक चियाल मीकी दयाल। लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है? ककाक चियाल मीकी दयाल का जो हमारा अर्थ होने वाला है, बिना फर्ज के कोई भी व्यक्ति कर्तव्य नहीं निभाता है। बिना फर्ज के कोई व्यक्ति कर्तव्य नहीं निभाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार से पूछा गया है और क्या पूछा गया है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अर्थात जितनों की नैया तुमने तारी है, जितनों की नैया तुमने पार लगाई है, इतने तो नभ मतलब आसमान में तारे भी नहीं है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तो तारे तारे 2 बार आया है। एक बार तो आसमान के तारे मतलब, और दूसरा नैया पार लगाने वाले तारे। और ऐसा किस अलंकार में होता है? तो ये सब होता है हमारा यमक अलंकार। क्या होता है इसमें? इसमें एक ही शब्द 2 बार आता है। क्या होता है? एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर जेते तुम तारे मतलब जितनों की नैया तुमने पार लगाई है उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना, अलंकारों से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं और इसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि आपको अलंकार, वर्णमाला, हिंदी साहित्य और हमारे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द कंप्लीट करो, हिंदी खत्म। अब देखो बात कर लेते हैं जो दिया गया है यमक अलंकार के बारे में। इसके भेद अगर पूछे जाते हैं कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला आदि यमक अलंकार, दूसरा मध्य यमक अलंकार और तीसरा अंत यमक अलंकार। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा ये यमक अलंकार है एक शब्द अलंकार है। क्या है? शब्द अलंकार होता है हमारा यमक अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में भी आपको याद रखना। श्लेष अलंकार भी हमारा एक शब्द अलंकार ही है और इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अभंग और दूसरा होता है सैभंग। अंग आपको याद रखते हुए चलने हैं क्योंकि अब हमारे एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं। रूपक अलंकार हमारा अर्थ अलंकार होता है और इसके 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? सडग रूपक अलंकार, दूसरा निडग रूपक अलंकार और तीसरा होता है पारंपरिक रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा को भी देख लेते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
तो बताना जो हमारा उत्प्रेक्षा होते हैं इसके होते हैं, पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा फल उत्प्रेक्षा। क्लियर है? तो भेदों के आधार पर भी याद रखना किसके कितने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शोर श्रेणी अपभ्रंश में शामिल नहीं की जाती है या नहीं होती है। शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हमारी भाषा नहीं आती है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है अपभ्रंश से, ठीक। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। क्या होता है, टूटा हुआ, अर्थात कोई खंडित चीज होती है जिसे तोड़ देने के बाद उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे ही हम अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश याद रखना क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अपभ्रंश का पूछा जाता है जन्मदाता। जो अपभ्रंश है इसका जन्मदाता कौन होता है, तो बताना आचार्य बियाड़ी। आचार्य बियाड़ी महोदय है, इसे क्या कहते हैं, हम अपभ्रंश का जन्मदाता बोलते हैं। अपभ्रंश का अन्य नाम पूछा जाता है, ठीक है, या अपभ्रंश का उपनाम बताओ। अन्य नाम पूछा जाए या उपनाम आए तो बताना उकार बहुला। उकार बहुला इसका उपनाम होता है। अन्य जानकारी अपभ्रंश के बारे में कि इसका कार्यकाल क्या है, अपभ्रंश का कार्यकाल क्या रहा, तो बताना अपभ्रंश का कार्यकाल था 500 ईस्वी से पूरी 1000 ईस्वी तक, ये इसका कार्यकाल है। कार्यकाल भी आपको याद रखना है क्योंकि 1000 के बाद हमारा किसका कार्यकाल शुरू हो जाता है, आधुनिक हिंदी का कार्यकाल शुरू होता है। तो ये जो है अपभ्रंश का कार्यकाल है, हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। अपभ्रंश को बोलते क्या है, तो बताना भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय भाषाओं का विकास, तो भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, बताना अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है, ये अपभ्रंश के बारे में बेसिक जानकारी जो हमारे एग्जाम में आती रहती है। अब बात कर लेते हैं जो अपभ्रंश का एक रूप होता है शोर श्रेणी अपभ्रंश। तो बताना शोर श्रेणी जो अपभ्रंश है इसमें हमारी 3 भाषाएं आती है। कितनी आती है बताना, शोर श्रेणी अपभ्रंश में कितनी आती है, 3 कौन कौन सी है, तो बताना पराग, बस काम खत्म। पैसे क्या है, पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, और भैया गै से क्या है, गुजराती। क्लियर हो गई। अब आप बाहर कर दो, जो पराग के बाहर आएगी क्या हो जाएगी, हमारी पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जब पूर्वी हिंदी पूछी है तो ये किस अपभ्रंश में आती है, तो बताना जो हमारी पूर्वी हिंदी है ये हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। किसमें, अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। क्लियर है, एक एक चीज जानकारी याद रखना, अपभ्रंश के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्लियर कर लेते हैं, हमेशा के लिए आपको भी याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी या अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे रिपोर्ट के आधार पर। देखो क्वेश्चन है रिपोर्ट से, ना कि ये पूछा है कि आप ये बताओ हमारा राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। अब देखो क्वेश्चन आता है राजभाषा आयोग का गठन, अगर क्वेश्चन पूछा गया राजभाषा आयोग का गठन कब किया है तो बताना गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ये मैं इस वजह से लिखा रहा हूं 7 जून भी कि एग्जैक्ट है बिल्कुल यही गठन है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट की कि रिपोर्ट कब आई थी, तो बताना रिपोर्ट आई थी 31 जुलाई 1956 को। तो रिपोर्ट आती है 56 को और गठन हुआ था 55 को, अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं राजभाषा आयोग के गठन के बारे में। तो राजभाषा आयोग का अगर गठन पूछा जाए क्या ये संवैधानिक है, तो जी संवैधानिक है। हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो बताना राजभाषा आयोग का गठन की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 344 में होता है।
गठन करता कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। कितने समय के लिए करते हैं? तो बताना 5 वर्ष। तो राजभाषा आयोग का गठन का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर है? पहले की बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला राजभाषा आयोग था। पहले से ही क्वेश्चन है। पहले राजभाषा आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन थे? बड़े प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। क्या नाम था? बाल गंगाधर खेर अर्थात बीजी खेर। तो पहले राजभाषा आयोग के हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो पहला राजभाषा आयोग बना था उसमें कितने सहयोगी थे? तो अन्य जो हमारे सदस्य थे बीजी खेर के साथ टोटल 21 व्यक्ति और थे। इतनी कहानी खत्म हुई। ठीक है, ये 100% जो इनकी साइड है उसी से अपना पूरा डाटा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर राजभाषा आयोग के गठन की बात करेंगे तो गठन आएगा 344 में, और सिर्फ बात करेंगे ना राजभाषा की, सिर्फ राजभाषा आयोग, तो क्या हो जाएगा हमारा 343। इतना ही अंतर आता है। अब बात कर लेते हैं जब गठन हो जाता है उसके बाद डिसीजन लिया जाता है 14 सितंबर 1949 को, और क्या होता है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर है? हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो कब दर्जा दिया गया है? तो बताना 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये आपकी जानकारी है। आप अलग अलग बुकों से पढ़ोगे तो इनकी रिपोर्ट के बारे में अलग अलग दे देता है। ये बिल्कुल 100% है, आपको बिल याद रखना बिल्कुल, जुलाई 1956। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द बताना आपको फिलहाल, तो बताइए क्या है? दिया गया है तालीम जो शब्द होता है हमारा, तालीम शब्द का विलोम शब्द बताना है। देखो, तालीम होता है जो सभ्य होता है, सभ्य जो तालीम ग्रहण करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? जो जाहिल होता है, जाहिल। ठीक है, अब सभी वाकिफ होंगे इस शब्द से, जाहिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तालीम। उर्दू का शब्द था, इस कारण ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन, देव सेनापति। देव सेनापति किसका हमारा पर्यायवाची शब्द है? बताइए, देव सेनापति किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। अन्य जो शब्द आते हैं बताना, सरभव। सरभव होता है। सरभव के बाद होता है स्कंद, सर्वम, स्कंद, फिर होता कुमार, सर्वम, स्कंद, कुमार, उसके बाद आता सडानन, डानन, सर्वम, स्कंद, कुमार, उसके बाद सडन, फिर आता है देव सेनापति, देव सेनापति। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण आता है, आपको याद रखना है, शूलपाणी, शूलपाणी। अब बताओ ये सब किसके हैं? सारे ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये बनते हैं हमारे कार्तिकी के। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही याद रखना, सर्वम, स्कंद, कुमार, सडानन, देव सेनापति और शूलपाणी। जितना आप एक साथ बोलोगे उसी तरह से ये जल्दी याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत का चयन करना है, कौन सा हमारा वचन गलत है। वचन के आधार पर हमारा गलत है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है वचन का शाब्दिक अर्थ? संख्या होता है। वचन के बारे में अन्य जानकारी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो बताना 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद हमारी जननी में, संस्कृत में, उसके बाद गुजराती में, या हमारी मराठी में। इन तीनों में अगर पूछे जाए वचन के भेद, तो बताना 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होते हैं बस। आगे बताइए, जो हमारा गलत का चयन करना है कौन सा है? क्या नारी का नारी वृंद होता है या नहीं होता? गुरु का गुरुजन, पाठक का पाठक वर्ग, उसके बाद टिड्ढा, जो टिड्ढे होते हैं, जो आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय इनका भी एक दल आया था, टिड्ढा, वही टिड्ढे हैं ये। बताइए कौन सा हमारा
सही होने वाला है, मतलब गलत होने वाला है। तो बताना जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पाठक वर्ग नहीं होता है, बस पाठक के साथ क्या शब्द जुड़ जाएगा, ये गण हो जाएगा, अब शुद्ध हो जाएगा। बहुवचन, नारी का नारी वृंद बहुवचन होगा, गुरु का गुरुजन बहुवचन होगा, टिड्ढा का टिड्ढा दल होगा, और पाठक का पाठक गण होगा। ये हमारा वचन से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण से, और क्या पूछा गया है, दूसरा व्यक्ति पढ़ने नहीं गया, में विशेषण का चयन करना है। कौन सा व्यक्ति सर, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, ये सब क्या लगा रहे हैं, तो ये तो हम क्रम लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रम वाचक हमारा आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां, 50वां, 100वां, सब क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर होता 10 या 100, ठीक है, 5, 1, 2, तो हमारा गणना हो जाता। आवृत्ति क्या होती, तो आवृत्ति में होता गुना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, गुना होता तो आवृत्ति हो जाती। गणना 1, 2, 3, क्रम कैसा लगाया, पहला दूसरा। समूह कैसे होते, तो लगा देते जैसे दोनों, समूह बन गया दोनों का, चारों, ठीक है, या पांचों, तो इस तरह से क्या हो जाता, आपका समूह बन जाता। तो ये आसान है, बस आपको समझना है, ये हमारी दिनचर्या में रहते हैं, आवृत्ति, गणना, क्रम और समूह। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताना आपको क्या दिया गया है इसमें, नाम धातु जो हमारी क्रिया है उसका उदाहरण नहीं है। नाम धातु क्रिया का हमारा कौन सा उदाहरण नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। पहले तो ये याद रखना कि नाम धातु क्रियाएं क्या होती है, तो ऐसी क्रिया जो हमारी संज्ञा से, सर्वनाम से, संज्ञा से, सर्वनाम से, और उसके बाद विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से जो हमारी क्रियाएं बनती है, इनसे जो हमारी क्रिया बनेंगी क्या कहलाएंगी, नाम धातु कहलाएंगी, नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्लियर है, इतना याद रखना। अन्य जो नहीं होती है, जैसे कुछ होती है हमारी जो हमारी ध्वनि से बनती है। देखो, ध्वनि से बनने वाली हमारी क्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहां खत्म कर देना है। ध्वनि मतलब आवाज से, जैसे एक आवाज है, हम बोल देते हैं, जैसे एक शब्द लिख दिया खट खट, आवाज आती है खट खट की, इससे एक हमारी क्या बन जाएगी क्रिया, जैसे बोल देंगे खट खटाना, तो खटखट से बन गई खटखटाना। तो खटखट तो एक आवाज आती है ना, ध्वनि होती है, तो ये ध्वनि से बन गई। उसके बाद जैसा बात कर लेते हैं थप थप, थप थप से क्या बन जाएगी, थप थपाना। क्लियर है, तो अब इसी आधार से जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप देखो ये हमारा थप थपाना है, ये जो है हमारा ध्वनि से बनी हुई है, और जो हमारी ध्वनि से बनी हुई आपको याद रखना क्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। ध्वनि से उत्पन्न होने वाली अनुकरणात्मक होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली नाम धातु होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाम धातु क्रियाओं में कौन सा उदाहरण नहीं है, ए हमारा थप थप किससे है, अनुकरणात्मक है। जैसे देखो हथियाना, ये हमारा हाथ से बना है और हाथ हमारा संज्ञा है। लतियाना, ये हमारा लात से बना है और लात हमारा संज्ञा है। गर्माना, ये हमारा गर्म से बना है और ये हमारा विशेषण है। ठीक है, तो ये तो हमारी जो दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी है, सही है। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए। एक कदम आगे हैं आयोग से, आप बताइए क्या है। हे ईश्वर, आपने क्या किया में किस प्रकार का विस्मयादिबोधक है। हे ईश्वर, आपने क्या किया में किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो देखो, विस्मयादक बोधक की अगर पूछा जाए ना, भेद कितने होते हैं इसके, तो बताना सर इसके 10 भेद होते हैं, ऐसा ही याद कर लो। और अब बात कर लेते हैं, इसमें बोला गया हे ईश्वर आपने क्या किया,
तो ईश्वर ने कुछ तो गलत किया ही होगा, सही है। तो हर्ष होता हमारा खुशी, तो खुशी की बात में तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे हे ईश्वर, हे भगवान तूने क्या किया। विदास होता है बिछड़ना, ये याद रखना, विदास का क्या अर्थ होता है, बिछड़ना। उसका तिरस्कार होता है जब हम किसी को धिक्कार देते हैं, कहते हैं छी ये तूने क्या किया। बात होता है शोक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे सदमे वाली बात होती है, जब हम गम में चले जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, तब कहते हैं ना हे ईश्वर ये तूने क्या किया। तो क्या हो जाएगा हमारा शोक बोधक हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ए बनेगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में हिंदी भाषा का उपसर्ग बताना है। आप उपसर्ग तो एकदम उड़ा देते होंगे, अगर आपने पिछली वीडियो कर रखी होंगी, सही है, तो ये उपसर्ग तो अब कुछ नहीं होंगे, अब तो नई जिद है आगे बढ़ने की। बताइए कौन सा हमारा हिंदी भाषा का उपसर्ग है। तो याद रखना जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आओ, ये हमारा हिंदी भाषा का है। क्लियर है, आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है, इसमें पूछा गया हमें बताना है कुंज शब्द में कौन सी हमारी संज्ञा होने वाली है। बताइए कुंज शब्द में, और भी होते हैं शब्द ऐसे ही इसी के जैसे, बताओ पहले कुंज में कौन सी संज्ञा हमारी होने वाली है। तो कुंज जो है हमारा, ये हमारा समूहवाचक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप संज्ञा में भी परेशान हो रहे हो ना मेरे भाई, ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। संज्ञा तो बिल्कुल आसान होती है, जैसे क्या है कुंज, ग्रुप होता है, एक शब्द होता है आपका याद रखना है जो हमारे समूह में आते हैं, ढेर, कहते नहीं ढेर साला, ढेर सारा जो होता है, मंडल ग्रुप ही तो होता है, जैसे मंत्रिमंडल तो ग्रुप हो गया। अगला शब्द होता है आपको याद रखना गोंद, सुना है गोंद क्या होता है। तो गोंद होता है जो केले का गुच्छा होता है, देखा केले बहुत सारे जुड़े होते हैं तो समूह बनाते हैं ना, तो केले के गुच्छों को कहते हैं गोंद कहते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के जीडी, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। मंडल भी याद रखना, ढेर भी याद रखना, एक शब्द आता पुंज, जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना वो कुंज, ऐसे याद रखना कुंज और पुंज, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे समूहवाचक है। बाकी संसद हमारा बताओ क्या होगा, संसद भी हमारा समूहवाचक है क्योंकि इसमें लोग होते हैं। लोकसभा भी हमारा समूहवाचक है, राज्यसभा भी हमारा समूहवाचक है, ये सब समूहवाचक है, मंत्रिमंडल भी समूहवाचक है। क्लियर, तो एक कुंज क्या हुआ हमारा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बताइए, क्वेश्चन है कारक से, वह कल खेलने आएगा, तुम्हें कारक बताना है, कल आएगा कल खेलने, बताइए कोई कारक चिन्ह नहीं है और आपको ऐसे याद भी नहीं करना है, कारक चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आप कारक को ऐसे ही बस याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, तो देखो वह कल आएगा, उसका कल पर अधिकार है, अगले दिन पर, तो कौन सा हो जाएगा हमारा अधिकरण हो जाएगा। वह कल आएगा, वह परसों आएगा, सब क्या है अधिकरण हो जाएगा। क्लियर है, कोई बात इसमें नहीं की गई है सदा देने के लिए, अगर सदा के लिए दे दी जाती तो हम कह देते संप्रदान कारक। करण में ना ही इसमें कोई साधन की बोध की गई है, साधन का कोई बोध नहीं है ना इसमें ये। संबंध में ना इसमें कुछ संबंध जोड़ा गया है जो पढ़ लेते हैं का की के माध्यम से, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह कल खेलने आएगा, हम कल मैच जीतेंगे, हम परसों आएंगे, वह अगले वर्ष आएगा, फ्यूचर की बात होगी, आंख बंद करके अधिकरण लगा देना, आंख बंद करके मत लगाना, आंख तो खोल के ही लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ए और अ का उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है, ए और अ का उच्चारण स्थान बताना है, क्या हमारा होता है इसका उच्चारण स्थान। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं, स्वरों के उच्चारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे स्वर होते हैं इनका उच्चारण कितने प्रकार से होता है, बताओ कितने प्रकार से होता है। स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धन्य जिसे बोलते हैं मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद होता है ओष्ठ, उसके बाद क्या होता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, उसके बाद होता है कंठ तालु। क्लियर है, ये होते हैं हमारे 6 प्रकार। इसके बाहर
हम किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं करते हैं, याद रखना है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि देखो स्वर के उच्चारण में हमारा कभी भी दंत का प्रयोग नहीं होता। ठीक, एकदम काट देना, दंत देखते ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं तो बताना, 6 होते हैं। कौन कौन से बताना? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। कंठ में क्या क्या आता है तो बताना, शुरुआत हो जाती है ए और आ के साथ। तालु में ई आ जाती है, छोटी ई और बड़ी दोनों। मूर्धन्य में हमारा री आ जाता है जो संस्कृत का होता है। ओष्ठ तो आसान है, ऊ आ जाते हैं दोनों। अब बात कर लेते हैं जो कंठ भी है और ओष्ठ भी है। कंठ के साथ ओष्ठ आएगा तो बता देना ओ होगा और उसके बाद औ हो जाएगा। कंठ के साथ तालु आएगा तो ए और आई हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक, स्वरों के उच्चारण के बारे में जानकारी है। जबकि जब बात करेंगे ना व्यंजनों का उच्चारण, जब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण, तो इनका उच्चारण हम 5 प्रकार से करेंगे, लेकिन स्वरों का 6 प्रकार से होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। देखो महीनों के नाम है और क्या पूछा है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है और प्लीज आप एबीसीडी मत लिखना, आप महीने का नाम लिख देना। ठीक है, कि जून है, मई है, अगस्त है, दिसंबर है, क्या होगा महीनों के नाम में। क्लियर है? उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।